नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। था महान सम्राट अशोक, साहित्य, कला, बौद्ध धम्म का अनुरागी, धर्म सहिष्णु और दानवीर था, प्रजा हेतु सुख का त्यागी। साथियों, सम्राट अशोक अखंड भारत के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं और उनकी यादें भारत सरकार के हर एक राज चिन्ह में, यहां तक कि हर एक करेंसी में, रुपए में, नोट में, सिक्के में, हर जगह मौजूद है। यहां तक कि भारत के तिरंगे झंडे में जो अशोक चक्र है वह भी अखंड भारत की कहानी सुनाता है। आज 9 अप्रैल है, सम्राट अशोक की जयंती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज सम्राट अशोक अखंड भारत के निर्माता की याद कर लिया जाए और उनके बारे में विचार विमर्श किया जाए। कुछ जानकारियां मैंने इकट्ठा की है सम्राट अशोक से संबंधित तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य, जिसे हम आपसे साझा करना चाहते हैं। साथियों, सम्राट अशोक भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का महान शासक था। दुनिया भर के इतिहासकार, चाहे वे प्लिनी हो, चाहे वे वेनसांग हो, चाहे मेगस्थनीज हो, चाहे डॉक्टर स्मिथ हो, सब उनकी भूर भूरी प्रशंसा करते हैं। भारत के इतिहासकार तो करते ही हैं, चाहे वामपंथी इतिहासकार हो, चाहे दक्षिणपंथी इतिहासकार हो, सभी अशोक के कायल हैं। सम्राट अशोक ने भारत में जिस न्याय व्यवस्था, शासन प्रणाली और एक तरह से कहें कि लोकतंत्र की नींव डाली थी, वह आज भी अक्षुण्ण है। और यूं कह सकते हैं कि न सिर्फ अखंड भारत के निर्माता बल्कि प्रजातंत्र के निर्माता के रूप में भी उन्हें हम याद कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास में जब उन्हें पढ़ा जाता है और जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं तो लगता है कि सम्राट अशोक प्रजातंत्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका के पात्र हैं। साथियों, सम्राट अशोक की जयंती पर के बारे में हमें 9 अप्रैल के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन परंपरा से 9 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए इस पर हम यकीन कर लेते हैं। इतिहास में ऐसी कोई तिथि नहीं है और ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार जो जनवरी फरवरी से लेकर के दिसंबर तक का महीना है, ये तो बहुत बाद की देन है। ईसा पूर्व में पैदा हुए थे सम्राट अशोक और मौर्य काल का साम्राज्य 187 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक रहा है। मतलब कि 187 साल बाद जो है ईसा का बर्थडे था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उस समय से जनवरी फरवरी की शुरुआत हुई थी, इसलिए हम इस 9 अप्रैल पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन इतिहास के कालखंड में अगर सम्राट अशोक पैदा हुए हैं, इसके एक नहीं हजारों सबूत हैं, शिलालेख हैं और ऐतिहासिक प्रमाण हैं, साहित्यिक दस्तावेज हैं, तो हमें मानना पड़ेगा कि उनका जन्म भी हुआ होगा। और अब हो सकता है कि 9 अप्रैल को ही जन्म हुआ हो, क्योंकि परंपरागत रूप से 9 अप्रैल को ही मनाया जाता है अशोक जयंती। तो सम्राट अशोक अखंड भारत के निर्माता को हम सत सत नमन करते हैं और भारत सरकार ने जिस तरह से उन्हें सम्मान दिया है और जिस तरह से पूरी दुनिया ने उन्हें सम्मान दिया है, विश्व के इतिहासकारों ने जिस तरह से सम्राट अशोक की प्रशंसा की है,
इतना किसी भी शासक की प्रशंसा भारत में मुगल काल तक या मुगल काल के बाद ब्रिटिश काल और उसके बाद भी किसी को इतनी प्रशंसा नहीं मिली है। और अगर हमारे इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में कोई महान शासक कहलाया है तो वो सम्राट अशोक हैं, और अगर मुगल काल में कोई महान शासक कहलाया है तो वो जलालुद्दीन अकबर है। तो क्यों ना आज हम सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित अखंड भारत की चर्चा करें, सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित शासन प्रशासन, लोकहितकारी कार्यों और उनके धम्म के बारे में याद करें, तथागत बुद्ध को याद करें। साथियों, मैंने बताया कि भारत सरकार उन्हें सम्मान देने के लिए उनके चतुर्मुखी शेर को राज चिन्ह के रूप में, राष्ट्र चिन्ह के रूप में अंगीकार किया है, और यह चतुर्मुखी शेर सारनाथ से प्राप्त हुआ था एक स्तंभ के रूप में। एक स्तंभ है, लाट कह सकते हैं, अशोक की लाट है, और उस पर चारों तरफ मुंह किए हुए शेर दहाड़ने की मुद्रा में उत्कीर्ण है या निर्मित है। तो इस लाट को भारत सरकार ने हूबहू अपने सिक्कों में, अपने करेंसी में, राज चिन्हों में, शासनादेशों में, राष्ट्रपति भवन के अशोक गैलरी में, अशोक सभा हॉल है जिसमें मौर्य वंश की और अशोक काल की विरासत को सहेजा गया है, राष्ट्रपति भवन में है। वैसे तमाम संग्रहालयों में भी है, राष्ट्रीय संग्रहालय में भी है, इलाहाबाद संग्रहालय में भी मैंने देखा है सम्राट अशोक के जमाने की लाट भी है, मूर्तियां भी हैं, शिलालेख भी हैं। तो भारत के विभिन्न संग्रहालयों में उनकी यादें समेटी गई हैं, और सबसे ज्यादा यादें अगर कही हैं तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रपति भवन में। सम्राट अशोक ने पूरे भारतवर्ष को, या यूं कहें कि अखंड भारत जो अफगानिस्तान से लेकर के और बर्मा तक, श्रीलंका तक और नेपाल, भूटान सब भारत में ही समाहित थे। उस समय इनका अस्तित्व नहीं था। तो पूरे भारत को, अखंड भारत को शासन के लिहाज से सम्राट अशोक ने 5 भागों में बांट रखा था, और वे 5 भाग थे प्राच्य। प्राच्य का मतलब पूरब होता है, और यहां पर प्राच्य का मतलब पाटलिपुत्र का क्षेत्र है जो कि पूरब ही माना जाएगा। प्राच्य है जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, और ये जितने भी भागों में बांटा था सम्राट अशोक ने, 5 भागों में पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, यहां पर एक जिस तरह से राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं आज के प्रदेशों में, उसी तरह से उन 5 भागों में राज्य का ही कोई राजकुमार या राजा का भाई ही वहां का मुख्य अधिकारी होता था, और वह राज्य की व्यवस्था देखता था। तो पहला है प्राच्य यानी पाटलिपुत्र, दूसरा है उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। तीसरा है अवंतिपथ, राजधानी उज्जैन थी। और चौथा है कलिंग। कलिंग आज के उड़ीसा में पड़ता रहा होगा उस समय। कलिंग, इसकी राजधानी का नाम था तोसली। और 5वां था दक्षिणापथ, इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। तो इस तरह से सम्राट अशोक ने पूरे भारत को 5 भागों में बांट रखा था, और इन 5 भागों में उसके शासनाधिकारी होते थे जो वहां का राजकाज देखते थे और टैक्स की उगाही करते थे। इतिहास में पता चलता है, डॉक्टर स्मिथ का कहना है कि इन 5 खंडों में प्रादेशिक नामक अधिकारी हुआ करता था जो राजघराने का होता था, और इस प्रादेशिक अधिकारी को
एक जिले का शासक जिसे डीएम या जिलाधीश भी कहा जाता है के रूप में भी काम करना पड़ता था। पांच राज्यों के अलावा 5 खंड में जो बांटा था अखंड भारत को अशोक ने, उसके अलावा अशोक के 13वें शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि कुछ ऐसे भी राज्य थे जो स्वायत्त थे, और उन राज्यों में थे यवन, काम्बोज, नाभक, नाभपति, आंध्र, भोज और परिंद। तो ये राज्य भी थे जो कि थे तो अशोक के शासन अखंड भारत के अंदर ही, लेकिन यहां का देख रेख राजघराने का व्यक्ति नहीं करता था, बल्कि एक स्वायत्त रियासत के रूप में इनका अस्तित्व था और नियंत्रण पाटलिपुत्र का ही था। सम्राट अशोक पाटलिपुत्र में रहते थे, उसे मगध भी कहा जाता था और प्राच्य भी कहा जाता था। तो वहां से पूरे देश का नियंत्रण करते थे। छठे शिलालेख के अनुसार मंत्रिपरिषद होता था सम्राट अशोक का, और मंत्रिपरिषद का काम था, मंत्रिपरिषद के कई सदस्य होते थे जो कुछ राजघराने से होते थे, कुछ जनता के बीच से होते थे, कुछ बौद्धिक वर्ग से होते थे, और इनका काम था राजा को मंत्रणा देना, सलाह देना और राज्य कार्यों को ठीक ढंग से, सम्यक ढंग से क्रियान्वित करना। महान सम्राट अशोक के बारे में तो सब कोई जानते हैं, लेकिन महान सम्राट अशोक का एक उप सम्राट भी था जिसके बारे में कम लोग नहीं जानते हैं या नहीं के बराबर जानते हैं। उसका नाम था तिष्य। तिष्य जिसे उपराजा या उप सम्राट कहा जा सकता है। उस समय की शब्दावली कुछ और रही होगी, लेकिन अशोक, सम्राट अशोक के कहीं जाने पर, विदेश यात्रा पर या किसी ऐसे कार्य में व्यस्त हो जाए कि शासन चलाने में असुविधा हो, तो उस समय तिष्य सम्राट अशोक की जगह लिया करते थे, जो सम्राट अशोक के भाई थे। और जिस तरह से ब्राह्मण ग्रंथों में बताया गया है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासन पर काबिज हुआ है, यह बात बिल्कुल निराधार है, क्योंकि यह बात सिर्फ ब्राह्मण ग्रंथों में, और वो भी विष्णु पुराण में मिली है। और इस विष्णु पुराण में मौर्य को शूद्र कहा गया है और मुरा नामक दासी से पैदा हुआ बताया गया है, और उस दासी, मुरा दासी का संबंध नंदवंश से बताया गया। लेकिन जितने भी बौद्ध साहित्य हैं, जितने भी अन्य साहित्य हैं, और कनिंघम ने जो अध्ययन किया है, उसके अनुसार मौर्य शूद्र नहीं थे बल्कि क्षत्रिय थे। तो ब्राह्मणों ने शुरू से, जब से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, या यूं कहें कि तथागत बुद्ध के पैदा होने के पहले से ही, जब से ब्राह्मण यूरेशिया से आए थे, उसी समय से अत्याचार कर रहे थे और यहां के मूल निवासियों को प्रताड़ित कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे और भेदभाव, ऊंच नीच, स्वर्ग नरक, अंधविश्वास, पाखंड का बोलबाला था, बलि देने का बोलबाला था। तथागत बुद्ध इन्हीं सबसे बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने जिस ज्ञान की प्राप्ति की, उसमें इन सबको कोई स्थान नहीं था। उसमें सिर्फ विज्ञानवाद और विकास और मानवता, इंसानियत के विकास की बात कही गई थी। तो सम्राट अशोक ने इसीलिए बौद्ध धर्म को अपनाया। अगर चाहता तो वो
वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म जिसे कहा जाता था, हिंदू का तो कोई नाम ही नहीं जानता था उसमें कि हिंदू धर्म कुछ होता है। हिंदू का नाम तो मुगल काल में आया है और वो फारसी भाषा का शब्द है। तो ब्राह्मण धर्म को नहीं कबूल किया बल्कि मानवतावादी धर्म को कबूल किया। इसलिए ब्राह्मणों के अंदर सम्राट अशोक के प्रति, तथागत बुद्ध के प्रति एक नफरत थी और वह नफरत आज भी व्याप्त है। ब्राह्मणों के संस्कार और उनके पूर्वाग्रह, उनके दुराग्रह और बौद्ध धर्म के प्रति उनकी घृणा आज भी जाहिर होती है। और उनके जो भी हिटलर शाही फार्मूले बनते हैं आरएसएस के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा या दक्षिणपंथी शक्तियों के द्वारा, उसमें बौद्ध धर्म के प्रति नफरत ही दिखता है। वो चाहे अभी सारनाथ का मौके का देख लीजिए या फिर मैंने अभी कल जो वीडियो बनाया था बोध गया का देख लीजिए कि बोध गया का टेंपल का प्रबंधन ब्राह्मणों के हाथ में है। तो हमारा यह कहना है कि सम्राट अशोक ने जिस शासन, प्रशासन और धम्म व्यवस्था की नींव डाली थी वह अभी चल रहा है। और सम्राट अशोक के धार्मिक कार्यों, धम्म कार्यों को करने के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। इनका काम था लोक हितकारी काम करना, जन कल्याण के काम करना, सड़कें बनाना, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाना, सराय बनाना। सराय के बारे में आप नहीं जानते होंगे या नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते होंगे। सड़कों के किनारे कुछ घर बनाए जाते थे जिसमें कि पथिक चलने वाले, पैदल चलने वाले लोग जो दूर तक यात्रा करते थे, सड़क से जा रहे हैं तो उन्हें वहां पर पानी मुहैया हो सके, खाना मुहैया हो सके और रहने की सुविधा, उसे सराय कहा जाता था। और जितने भी शासक हुए हैं, बड़े शासक हुए हैं, चाहे हर्षवर्धन हो, कनिष्क हो या फिर मुगल काल में, सभी ने लोक हितकारी काम किए, सरायें बनाई थी और छायादार वृक्ष बनाए थे। शेरशाह सूरी का बनाया हुआ जीटी रोड आज भी मौजूद है। तो इसकी शुरुआत सम्राट अशोक ने की थी भारतवर्ष में सबसे पहले। इसके पहले कोई शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही शुरुआत हुई थी, लेकिन इसका विकास और इसे धम्म के कार्यों से जोड़कर लोक हितकारी कार्यों से जोड़ने का काम अशोक ने किया था। इसी तरह से न्यायालय में जो न्याय देने के लिए न्यायाधिकारी नियुक्त थे, वो अगर कोई सजा देते थे, मौत की भी सजा देते थे, तो 3 दिन तक उस पर विचार विमर्श चलता रहता था। एक दिन में सजा नहीं सुनाते थे और 3 दिन की मोहलत दी जाती थी अपराधी को और अंतिम निर्णय राजा का होता था। और न्यायालय के न्याय को की सजा को धम्म महामात्र जो है वो कम कर सकते थे। अगर किसी को फांसी की सजा है तो उसे जीवन के आजीवन कारावास में बदल सकते थे। आजीवन कारावास की सजा है तो उसे कुछ महीने या साल में बदल सकते थे। इतना अधिकार धम्म महामात्रों को दिया गया था। इसके साथ साथ एक रज्जुक भी हुआ करता था। रज्जुक का काम जो आज का कमिश्नर होता है, जैसे कई जिलों को मिलाकर के कमिश्नरी बनाई जाती है, तो उस तरह से कई जिलों को मिलाकर के उस समय एक रज्जुक काम करता था, जिसका काम था टैक्स वसूलना, खेती से कर वसूलना और जिला कोषागार की व्यवस्था करना और उसके लिए लोक हितकारी कार्य करने के लिए, जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए धन मुहैया करना, यह काम रज्जुक का था। इसी तरह से प्रादेशिक होता था, जो जिले का शासक होता था और उन 5 खंडों का, 5 राज्यों का शासक होता था, जहां पर राजघराने का व्यक्ति ही प्रादेशिक बनता था।
युत और युक्त नाम के भी 2 अधिकारी हुआ करते थे, जिनका काम था राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब कि जो 5 खंड हैं और जो स्वायत्त, मैंने बताया आपको कि 5-6 स्वायत्त राज्य भी थे, वहां से भूमि कर लगान की वसूली करना युद्ध और युक्त का काम था, और कोषागार की रक्षा करना और जिले का शासन चलाना इनका काम था। ब्रज भूमिक नाम का एक पद था सम्राट अशोक के शासनकाल में, जिसका काम था पशुओं के लिए चारागाह की व्यवस्था करना और कृषि की देखभाल करना और कृषि की समस्याओं से निपटना। इसी तरह से दूत, आयुक्त, लिपिकार, लिपिकार का मतलब क्लर्क होता है, लिपिकार आदि पदों की भी व्यवस्था की गई थी। मतलब आज जो पद हमारे यहां सृजित हैं, इसमें से अधिकांश पद सम्राट अशोक के शासनकाल की देन है, और उसमें कई तो हैं कि नाम भी मिलते जुलते हैं। तो साथियों, जिस सम्राट अशोक की जयंती आज है, उस सम्राट ने एक पथ प्रदर्शक का काम किया, राष्ट्र निर्माण का काम किया, और सिर्फ राष्ट्र निर्माण ही नहीं बल्कि एक प्रशासनिक व्यवस्था और एक सिस्टम का निर्माण किया था। और इसीलिए अशोक को याद किया जाता है, पहले भी याद किया जाता था, आज भी याद किया जा रहा है, आगे भी याद किया जाएगा। सम्राट अशोक भले ही निर्वाण प्राप्त कर चुके हों, लेकिन तमाम बुद्धिस्टों, तमाम अंबेडकरवादियों के दिलों में, हमारे दिलों में, आपके दिलों में, सबके दिलों में आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।